नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसे सफ़र की जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत के सबसे खौफनाक और गहरे पहलुओं को उजागर करने वाली एक दास्तां है। आज मैं आपको बताऊंगा ब्लड मेरिडियन की कहानी। एक ऐसी किताब जिसे न सिर्फ साहित्य का मास्टरपीस माना गया है, बल्कि इसे पढ़ने के बाद इंसान अपने आप से सवाल करने लगता है। इस उपन्यास को लिखा है कॉर्मैक मैकार्थी ने और ये 1985 में पब्लिश हुआ था। इस किताब को लेकर कहा जाता है कि ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। इसमें ऐसी हिंसा और क्रूरता दिखाई गई है जो इंसान को झकझोर कर रख देती है। इस कहानी में कोई सुपर हीरो नहीं है, कोई साफ सुथरा अंत नहीं है। ये कहानी है वाइल्ड वेस्ट की, जहाँ कानून का मतलब है ताकत और हिंसा। और ये कहानी शुरू होती है द किड से, एक ऐसा किरदार जो अपनी ही नियति से लड़ रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1833 में टेनेसी में। यहाँ पैदा होता है हमारा मेन कैरेक्टर द किड। द किड का नाम कहानी में कभी नहीं बताया गया, और शायद इसीलिए वो हर इंसान का प्रतीक है जो अपने अंदर एक अंधेरे के साथ पैदा होता है। द किड की लाइफ बहुत मुश्किल होती है। उसकी माँ का देहांत उसी के पैदा होते वक्त हो गया था, और उसका पिता एक शराबी स्कूल मास्टर था जो उसे कभी प्यार नहीं करता, ना ही उसकी कोई फिक्र करता। द किड को अपनी माँ का नाम भी नहीं पता चलता। वो एक बहन का जिक्र करता है, लेकिन कभी उससे मिलने का मौका भी नहीं मिलता। उसका बाप रात दिन शराब के नशे में डूबा रहता था, और एक दिन किड इन्हीं सभी बातों से तंग आकर 14 साल की उम्र में अपना घर ही छोड़ देता है। वो एक ऐसी दुनिया में कदम रखता है जहाँ सिर्फ ताकतवर लोग ही जिंदा रह पाते हैं। ये लड़का बचपन से ही हिंसा में माहिर था। उसके बारे में कहा गया है उसकी आंखों में मासूमियत कम और हिंसा की चमक ज़्यादा थी। तो राइटर हमें इस द किड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी बताते हैं, जैसे यह बच्चा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, न उससे कुछ लिखना आता है, ना वो कुछ पढ़ पाता है। उसके चेहरे पे मासूमियत तो है, लेकिन उसकी आंखों में वो हिंसा साफ झलकती है। उसके अंदर पहले से ही एक ऐसी प्रवृत्ति पल रही है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। वो जल्दी लड़ाई झगड़े में शामिल हो जाता है और बहुत जल्दी ही वायलेंस को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेता है। तो द किड घर छोड़ने के बाद टेनेसी से पश्चिम की ओर अपना सफर शुरू करता है। वो मेम्फिस पहुंचता है, जहाँ उसे पहली बार मेहनत और अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। कुछ समय बाद वो सेंट लुइस जाता है और फिर वहां से न्यू ऑर्लिन्स की ओर जाता है। न्यू ऑर्लिन्स में उसे एक नाव पर काम मिल जाता है। न्यू ऑर्लिन्स में द किड एक सस्ती सराय में रहता है और अक्सर झगड़े में फंस जाता है। वो नाविकों और मजदूरों के साथ लड़ाई करता है। उसकी लड़ाई केवल मुट्ठी से नहीं होती, वो चाकू, बोतल और कभी कभी नंगे हाथों से भी लड़ता है। वो हर नस्ल और हर तरह के लोगों से लड़ता है। जब वो घायल और कीचड़ में पड़े किसी इंसान को देखता है तो उसे लगता है जैसे उसने मानवता को सही साबित कर दिया हो। एक रात उसे एक नाविक पीठ में गोली मार देता है
वो 2 हफ्ते तक बिस्तर पर पड़ा रहता है और सराय की महिला उसका इलाज करती है, लेकिन जब वो ठीक होता है तो बिना कुछ चुकाए रात में ही भाग जाता है। अब सराय से भागने के बाद तकिर अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर टेक्सास की ओर निकलता है और इस बार वो पूरी तरह बदल चुका है। उसके अंदर की जितनी भी मासूमियत थी वो लगभग खत्म हो चुकी है और अब उसके मन में सिर्फ एक ही भावना है कि खुद को जिंदा रखना है। वो ये जानता है कि पश्चिम की दुनिया उतनी ही खतरनाक है जितनी उसकी अपनी प्रवृत्ति। कहानी यहीं से एक हिंसक मोड़ लेती है। जब तक ये टेक्सास पहुंचता है तो उसकी मुलाकात एक ऐसे गैंग से होती है जो न सिर्फ उसके जीवन को बदल देता है बल्कि उसे इंसानियत के ऐसे अंधेरे पहलुओं को सामना करने पर मजबूर कर देता है जो तकिट कभी सोच भी नहीं सकता था। और यह ग्रुप था क्लैंटन गैंग, जिसका नेता है जॉन जोएल क्लैंटन। ये गैंग एक स्कैल्प हंटर्स का ग्रुप है। स्कैल्प हंटर्स मतलब खोपड़ी काटने वाला। ये गैंग आम लोगों की खोपड़ियां काटकर उनको बेचकर अपना पैसा कमाते हैं। इन लोगों को मैक्सिको की सरकार ने नेटिव अमेरिकन्स को मारकर उनके सिरों की खाल मतलब स्कैल्प्स को लाने के लिए रखा हुआ है और हर खाल के लिए मैक्सिको की सरकार इन्हें कुछ पैसे देती है। अब इनका असली उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है और ये ग्रुप इंसान और मॉरलिटी के हर नियम को तोड़ देते हैं। उनके लिए स्कैप का मतलब है पैसा और हत्या करना उनका ये रोज का ही काम है। द किड इस गैंग का हिस्सा बन जाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि ये सिर्फ एक काम है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ये लोग सिर्फ हत्यारे नहीं हैं बल्कि इंसानियत के सबसे क्रूर रूप को ही जी रहे हैं। लैंटन गैंग सिर्फ दुश्मनों को नहीं मारती बल्कि मासूमों को भी नहीं छोड़ती। एक बार ये लोग एक छोटे से गांव पर हमला करते हैं। वहाँ के मर्द, औरतें और बच्चे किसी को भी नहीं बख्शा जाता। हर तरफ बस चीखें थी, खून बह रहा था और गांव जलकर खाक हो गई थी। इस गैंग का सबसे रहस्यमयी और खतरनाक सदस्य है जज होल्डन। जज एक बहुत ही चालाक लेकिन खतरनाक इंसान है और उसका मानना है कि इस दुनिया में केवल ताकतवर लोग जिंदा रह सकते हैं, युद्ध ही ईश्वर है। जज की ये सोच गैंग के हर सदस्य को और भी ज्यादा हिंसक बना देती है, लेकिन द किड इससे और ज्यादा असहज महसूस करता है। वो अपने अंदर सवाल करने लगता है, क्या वो भी इस बर्बरता का हिस्सा बन गया है? तो अब थोड़ा बात करते हैं गैंग के सबसे रहस्यमय और खतरनाक सदस्य की, जो है जज होल्डन। जज होल्डन केवल एक इंसान नहीं, वो किसी दानव जैसा लगता है। एक विशाल शरीर, बिना बालों वाला सिर और एक ठंडी सी मुस्कान। जज का मानना है कि दुनिया में नैतिकता जैसी कोई चीज ही नहीं है। उसके अनुसार केवल ताकतवर लोग ही जिंदा रह सकते हैं। वो कहता है कि युद्ध ही ईश्वर है। वो गैंग के हर सदस्य को अपने हिंसक विचारों से और ज्यादा प्रभावित करता है। द किड, जो कि अब गैंग का हिस्सा है,
वो जज से पूरी तरह सहमत नहीं है। वो उसकी सोच को पूरी तरह अपनाना नहीं चाहता, लेकिन जज उसे ये कहकर चुनौती देता है, तुम मेरी विचारधारा से बच नहीं सकते। हर इंसान की नियति यही है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, लैम्पटन गैंग की हिंसा बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। वो अपने चरम पर पहुंच जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि अब हर कोई उनका दुश्मन बन जाता है। एक बार कैन मैक्सिको के एक गांव पर हमला करता है, लेकिन इस बार वहाँ के लोकल अथॉरिटी पहले से ही तैयार होती है। गैंग के हमला करने पर वो पलटवार करते हैं। स्थानीय लोग और सैनिक मिलकर गैंग को खत्म कर देते हैं और गैंग के ज़्यादातर सदस्य मारे जाते हैं। ताकि किसी तरह से बच निकलता है, लेकिन वो अब अकेला रह गया है। कैन खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टकराव अभी भी बाकी है, जज होल्डन के साथ। कहानी का 28 साल बाद होता है। द किड अब बड़ा हो चुका है और उसे अब द मैन के नाम से जाना जाता है। वो टैनर होटल नाम की एक जगह पर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से जज होल्डन से होती है। जज अब भी वैसा ही है, न वो बूढ़ा हुआ न वो बदला। वो अब भी कहता है कि युद्ध और हिंसा ही इंसान की असली प्रकृति है। मैं अमर हूँ, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं नाचता हूँ और मैं देखता हूँ। द किड और जज के बीच क्या होता है, ये कहानी कभी स्पष्ट रूप से नहीं बताती, लेकिन संकेत जरूर मिलता है कि जज होल्डन, जो हिंसा और सत्ता का प्रतीक है, द किड को हरा देता है। कहानी का अंत यहाँ खुला छोड़ दिया जाता है, जहाँ रीडर को खुद अंदाजा लगाना होता है कि द किड की मृत्यु हो जाती है या नहीं, जो हमें इन लाइन से पता चलता है। होटल के दरवाजे बंद हो जाते हैं और सिर्फ सन्नाटा रहता है। ब्लड मेरिडियन की कहानी हमें ये दिखाती है कि इंसान अपनी हिंसा और लानत से कभी बच नहीं सकता। जज होल्डन के शब्दों में कहें तो मोरालिटी एक झूठ है, दुनिया में सिर्फ ताकत मायने रखती है। लेकिन द किड का संघर्ष ये बताता है कि इंसान के अंदर अच्छाई बची रह सकती है। कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम अपनी प्रवृत्ति को बदल सकते हैं, या ये हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जज होल्डन सही था? क्या इंसान का असली सच सिर्फ हिंसा है, या किड की लड़ाई इंसानियत की जीत है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।